अब मैं सेकंड रूल पर पहुंच गया। तो मैंने कहा इफ के साथ सब्जेक्ट रहता है और जब सब्जेक्ट रहता है तो अक्सर यहाँ पे वर लगता है। वर नहीं रहेगा तो हेड रहेगा, जो तीसरे नियम में या तो वर रहेगा या तो हेड रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे नाम लिखा जाता है। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, वर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वह वुड लगता है। अगर उधर वुड लग गया तो फिक्स है इधर वर लगेगा, और इधर वर लग गया तो उधर फिक्स हो गया वुड लगेगा। अब क्या करेगा परीक्षा में, एक जगह का गायब कर देगा, तो यहाँ वर लिख करके वहां वुड गायब कर देगा, या वहां वुड लिख देगा तो यहाँ गायब कर देगा। और यहाँ पर इज एम, अगर वहां वुड लगा है, ध्यान दीजिए, अगर इस वाले सेंटेंस में वुड लगा हुआ है तो यहाँ पर अगर कोई भी सब्जेक्ट रहे हमेशा वही वर लगेगा। अब आप समझ सकते हैं वज के साथ वर लगता है, वज के साथ वर लगता है तो आई के साथ वज लगता है, ही के साथ वज लगता है। लेकिन इस तरह का जो सेंटेंस होगा अक्सर इम्पॉसिबल की कंडीशन होती है, और उस इम्पॉसिबल की कंडीशन में हमेशा वर ही लगेगा। ये ध्यान देना है क्योंकि यहाँ वुड लग चुका है। आगे एक सेंटेंस है, रूल्स है, अगर वर नहीं आया तो हेड आएगा। क्या आएगा, तीसरा नियम आपका फॉलो करेगा कि इफ के साथ सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, और हेड हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है भाई, थर्ड फॉर्म लेता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेता है। और उसके बाद हेड का कॉम्बिनेशन बनता है वुड हैव के साथ। किसके साथ बनता है, वुड हैव के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। और जो ये वुड हैव है ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। ये नियम है। अब इतना नियम पढ़ने के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल इस दुनिया में पड़े हुए हैं। बुक्स में जो एग्जाम्पल लिखे जाएंगे, जो आपको समझाने के लिए लिखे जाएंगे, वो बहुत एग्जाम्पल है। आपके सामने मैंने बहुत एग्जाम्पल रखा है, बट ये जो एग्जाम्पल है ये स्टार एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को जो कर ले जाएगा उसको इंग्लिश में 30 में 30 मिलेगा भाई। अगर कोई करेक्ट कर देगा इसको तो उसको 30 में 30 मिलेगा। आप जैसे आपको चांस मिला हुआ है इस सेंटेंस को करेक्ट कर देना है, और जो करेक्ट करेगा उसको इंग्लिश के जो आपका प्रैक्टिकल का 30 में 30 मिलता है, आज ही फिक्स कर देते हैं, उसको 30 में 30 फिक्स हो जाएगा अगर आप इस एग्जाम्पल को करेक्ट कर पाए। अब आप एक बार सोचें, ये सेंटेंस अगर हेड वाला है तो अगले वाले में वुड हैव आना चाहिए। यहाँ पे हेड आया हुआ है, हेड आया है ना, तो क्या अगले वाले सेंटेंस में वुड हैव आया है, नहीं आया ना। ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर जो वुड हैव लिखा गया, वुड हैव होना चाहिए था, ये क्या लिखा गया, वुड हैड लिखा गया। क्या लिखा गया है, वुड हैड लिखा गया। तो पहली गलती यहाँ पे है, ये वुड हैड नहीं रहेगा बल्कि इसके स्थान पे क्या रहेगा, हैव रहेगा भाई। क्या रहेगा, इसके स्थान पर हैव रहेगा। एक गलती कंफर्म हुई कि वुड हैव रहेगा, कंफर्म हो गया। फिर भी आगे हम चलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए था है, उसके बाद इट है, बाकी सारी चीजें ऑब्जेक्ट के रूप में रखी गई हैं। मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया। अब फिर कम बैक आ जाइए, यहाँ पे आपका क्या आया है, हेड आया है। ध्यान दीजिए क्या आया है, यहाँ पर हेड आया है, और हेड के साथ क्या लगना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो यहाँ पे टाइम लिखा गया है, क्या टाइम का थर्ड फॉर्म, टाइम के स्थान पे कौन सा थर्ड फॉर्म रहेगा, क्या टाइम का थर्ड फॉर्म रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो ये लिखा गया है आपका हेड, पहली बात टाइम जो होती है वो वर्ब है नहीं, वर्ब है क्या, और ये हेड जो लिखा गया है ये क्या है, ये जो हेड लिखा गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की अभी नीड है, यहाँ पे वर्ब की नीड है। बिना वर्ब का कैसे थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप, गलत हो जाएगा ना। तो मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड गायब है। और आपको एक चीज और बताएं,
जब हम लोग पढ़ा करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं आई हैव टाइम, आई हैव नो टाइम, पढ़ते हैं ऐसे, मेरे पास समय नहीं है। हैव और हैज का यूज, तो उसी में हैड आता है। जब आता है मेरे पास टाइम नहीं था, सॉरी मेरे पास टाइम नहीं था, आई हैड नो टाइम। तो हैज और हैव का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो हैड होता है। तो आप अगर टाइम की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी इसका मतलब थर्ड फॉर्म लगा है। अरे भाई मैंने कहा ना हैज और हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड होता है। इसका मतलब ये हैज और हैव का ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहा है। ये अगर ये थर्ड फॉर्म है, अगर ये थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब गायब हो गई है कि नहीं। और यदि यह हेल्पिंग वर्ब हो गए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गायब हो गया है। ये एक बहुत चैलेंजिंग एग्जांपल है। मुझे लगता है ये हैड और वुड हैव का सबसे बेहतरीन एग्जांपल, बाकी तो बहुत आसान एग्जांपल होते हैं। भाई यहाँ पे करेक्ट करने के लिए केवल एक आ जाता था या आ सकता था, बट आई थिंक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। तो यहाँ पे होगा क्या था, अब हम इसको थर्ड फॉर्म मानेंगे, इसका मतलब हेल्पिंग लगाएंगे। और हेड वाले में हेड जो नियम बताएगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही चाहिए। तो अब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहां पर अभी सहायक क्रिया हेड गायब है, और अगर इसकी सहायक क्रिया माना क्या होता तो वर्ब पास्ट टाइम के संदर्भ में, पास्ट था के संदर्भ में हैज और हैव लगता है, उसका पास्ट हैड लगता, तो यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती, वर्ब ही गायब होती। तब इसका मतलब कुल मिला जुला करके आप ये समझ पाए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ये का काम ये कर रहा है। और अब हेल्पिंग वर्ब हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ेंगे। तो अब एक करेक्ट जब होगा, जब ये करेक्ट सेंटेंस होगा तो क्या होगा, इफ लिखा जाएगा इफ और आई हैड, फिर हैड हैं, दो हेड लिखा जाए और इसके बाद कॉमा रहेगा और इसके बाद आप आई लिखेंगे और उड जैसे लिखा गया है वैसे उड हो जाएगा। और अब यहाँ पे हैड ना लगकर हैव लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर डन लिखी गई है। और फिर क्या लिख देंगे, इट लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे, यस्टरडे लिख देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब ये सेंटेंस यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब इसको कह दें तो ये आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर देगा। और यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब वुड हैव ऑलरेडी उपस्थित है और यहाँ पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म उपस्थित है, थर्ड फॉर्म, और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगा। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मुझे लगता है रूल्स भी समझ में आ गया और आपके तीनों रूल्स थे, लेकिन एग्जांपल इसी रूल्स का था और आपने देखा ऐसे 30 में 30 नहीं दिया जा रहा था, इसकी कुछ ना कुछ पावर थी। और एक बार कोई पढ़ेगा जब इसको, आप लोग पढ़िए, इसको पढ़िए सब लोग एक साथ। देखा गया इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव डन इट यस्टरडे, यदि मेरे पास समय रहा होता तो मैं इसे कल ही कर लिया होता। इसका हिंदी है, यदि मेरे पास समय होता या रहा होता तो मैं इसे कल ही कर लिया होता। इसकी हिंदी है। जैसे और भी हिंदी आपके पास उपस्थित रहेगी तो आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं भी एक स्कूल बनवा देता। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस जो मैं बोला उसको क्या करेंगे, उसका ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि यदि मेरे पास पैसा रहा होता तो मैं भी एक स्कूल स्टैंड कर देता।